तो सुबह सुबह मैं लगा दूंगा आपको स्कूल जाने के, स्कूल मेरी कल 2 ही हैं तो वापसी पे लगा दूंगा इंशाल्लाह ताला। राइट जी, सो हियर वी आर गोइंग टू फिनिश आवर चैप्टर नंबर 1 जो हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, A2 का, सॉरी इसको हम इस तरह खोलते हैं। यस जी बेटे, तो हम इसको, इसकी एएस वाली पावर इवन वीडियो देख लीजिएगा, जो पहला पार्ट मैंने आपको कहा था कि वो आपको जरा मसला करेगा। आज हम मल्टीप्लायर वगैरह करेंगे इसका, क्योंकि कल हमने सारे इंजेक्शन विड्रॉल कर लिए थे अपार्ट इन्वेस्टमेंट, उसको जल्दी से, हाँ इन्वेस्टमेंट को जल्दी से करते हैं। इस पे सेपरेट से क्वेश्चन भी आ सकता है और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आज क्वेश्चंस, ताकि आपका इंशाल्लाह ताला मजीद ग्रिप इस टॉपिक पे आ जाए। ये मुश्किल से 25 मिनट में हो जाएगी बाकी क्लास, या 30 मिनट में, और बाकी 20 एक मिनट में हम जो क्वेश्चन इसके मैंने टेस्ट भी लिया था आपका वो वाले और इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स वाले करवा दूंगा। इन्वेस्टमेंट जी, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 वेज। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मशीनरी पे, रोड्स पे, कैपिटल गुड्स पे पैसा लगाती है फर्म्स, वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। दूसरा है रेजिडेंशियल हाउसेस, लेकिन न्यू कंस्ट्रक्शन ओनली, नए घर बने जो, वो भी कैपिटल में शामिल होते हैं। नंबर 3 स्टॉक, ये जो फिनिश गुड्स बाय रिटेल कंपनी से, अल्फाता स्टोर के पास जो स्टॉक्स हैं नगेट से लेके व्हाटएवर दे आर सेलिंग, वो उनका कैपिटल है। समझ आ गया? इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स इज स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, और 3 कैटेगरीज में हम इसको इन्वेस्टमेंट को मानते हैं। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपको एस में बताया था, मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रोड्स लेकिन नई होनी चाहिए, मशीनरी नई, रिपेयर नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन वाली बात नहीं करेंगे। और कैपिटल गुड्स रेजिडेंशियल हाउसेज, नई कंस्ट्रक्शन को हम कंसिडर करेंगे सिर्फ। और स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स बाय रिटेल कंपनीज, ये आ गया जी हमारी इन्वेस्टमेंट की सारी फॉर्म्स। तो किसी को 3 फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई कंफ्यूजन? अब इकोनॉमिक्स में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC थ्योरी है, ये बहुत आसान है। ये बिल्कुल आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है? विच इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मसलन हमने एक मशीन ली, वो हमें कितना कमा के देगी, वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। हमने नई फैक्ट्री लगाई, हमें वो कितना कमा के देगी, MEC है। इंटरेस्ट ऑन द अदर हैंड इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हेंस फर्म जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएगी, MEC जब इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे ज्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? और अगर MEC कम है इंटरेस्ट रेट से, यानी इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है और कैपिटल हमें कम अर्न करके दे रहा है, मशीनरी वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। अलबत्ता जहां पे MEC इंटरेस्ट रेट के बराबर होगी, ऑप्टिमम आइडियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। किसी को MEC थ्योरी में प्रॉब्लम आ रहा हो? आप नई फैक्ट्री लगाने जा रहे थे, नई मशीनरी खरीदने जा रहे थे, आपने एस्टिमेट किया कि मुझे 10% का रिटर्न देगी। अगर इंटरेस्ट रेट 8% है, आपको 2% का एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आपकी ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट आ गई। 12% पे चला गया, तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप मशीन लेने के लिए लोन लेते हो, उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और जो मशीन आपको रेवेन्यू अर्न करके दे रही है वो रिटर्न ऑन कैपिटल है, MEC। तो अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तभी इन्वेस्ट करोगे ना। सबको समझ आ गया 100%? ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इससे बहुत स्टटर करते हैं, तो डू आस्क इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। ग्राफ देखते हैं जी, जैसे हम बनाते हैं ना अपना एक इंडिफरेंस कर्व टाइप का, वो बना दिया। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को माइंड में रखिएगा। वाई एक्सेस पे इंटरेस्ट रेट विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल, और एक्स एक्सेस पे वाई यानी इन नेशनल इनकम, हाँ यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे वाई की जगह आई आएगा, इन्वेस्टमेंट। मैंने नीचे आई लिखे हैं 2, लेकिन यहाँ वाई गलती से आदतन लिख लिया था, तो ये आई है, करेक्ट कर लें अपने नोट्स में।
अब जी जब इंटरेस्ट रेट ए पे था, उससे पहले पहले एमईसी कर्व ऊपर था इंटरेस्ट रेट की लाइन से, हमारा एमईसी ज्यादा है, रिटर्न कैपिटल ज्यादा अर्न करके दे रहा है हमें, और कॉस्ट इंटरेस्ट रेट कम है, तो इन्वेस्टमेंट 0 से आई तक बढ़ी, ए पे इक्विलिब्रियम आया, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर अगर बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फर्म्स और इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि ए से बी के बीच में अगेन आपका एमईसी कर्व ऊपर है और इंटरेस्ट रेट की लाइन नीचे, जैसे एमयू और प्राइस को कंपेयर करते थे। अब इन्वेस्टमेंट आई से आई जीरो पे मजीद बढ़ेगी, फिर दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया। समझ आ गया मेरा बेटा या नहीं? ओके श्योर। ये देखो मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ दोबारा मुजफ्फर, ताकि आपको मजीद अच्छा क्लियर हो जाए। है ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे हम एमयू और प्राइस को कंपेयर करते थे, इसमें हम इंटरेस्ट विच इज प्राइस ऑफ कैपिटल और एमईसी जो उसका रिटर्न है उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, उप्स ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। राइट, अब देखें, ये आ गया बेटे, बिकॉज हम प्राइस इधर लिखते होते हैं और इस वक्त प्राइस ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट रेट, तो मैंने आई आर लिख दिया, आप बेशक पूरा लिख दो, और इधर इन्वेस्टमेंट आएगी। अब थोड़ा सा ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा क्यों। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये क्या है जी? जो कैपिटल हमें अर्न करके दे रहा है, जो हम एडिशनल मशीनरी लगा रहे हैं, मशीनरी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो जो हमें कमा के दे रही है रेवेन्यू, ये है एमईसी, जितने परसेंट वो हमें कमा के दे रही है। अब पहले इंटरेस्ट रेट था मेरा बेटा यहां पे आई आर जीरो, हम गए अपने एम उप्स ये क्या किया मैंने, हम गए अपने एमईसी कर्व तक, पॉइंट ए मैंने इसको बनाया, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल था। ओके, अब नोट करें, इससे पहले पहले ये एमईसी कर्व हमारा इस सारे एरिया में कौन सा ज्यादा है? एमईसी ऊपर है या इंटरेस्ट रेट ऊपर है? रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा है, तो थ्योरी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्लियर ऑन दिस? पॉइंट ए पे एमईसी बराबर है इंटरेस्ट रेट के, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमम हो गई। अब अगर बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो फर्म्स हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं ना। क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं उसकी थ्योरी अब समझते हैं। बी पॉइंट आई जीरो, इस एरिया में अगेन एमईसी कर्व ऊपर है और इंटरेस्ट रेट नीचे है, दोबारा इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बी पे दोबारा बराबर हुए और इक्विलिब्रियम आ गया। अब सबको समझ आ गया, वही एमयू और प्राइस वाले डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। रिटर्न जब तक ज्यादा है, मशीनरी दे रही 10% अर्न कर रही, और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8% था, हमने इन्वेस्टमेंट की 10 पे आके बराबर हो गया। फिर इंटरेस्ट रेट 5% पे गया, अगेन कैपिटल में अर्न करके दे रहा है 10%, और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% है, मजीद इन्वेस्टमेंट हुई, हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? यही बताना है आपको। एमईसी फॉल्स ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल, as capital and labor ratio is disturbed when we add too much machinery to fixed number of workers। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई करता था लेबर के ऊपर, कैपिटल पे भी अप्लाई कर रहा है, इसलिए इसकी कॉन्वेक्स शेप हो रही है। जितना एडिशनल मशीनरी लगाते जाओगे, आउटपुट थोड़ी बढ़ेगी, बिकॉज टू मेनी मशीन्स एंड टू फ्यू वर्कर्स। समझ आ रही है मेरे बेटा हसान? ओके जी, किसी को एमईसी में मसला? कैपिटल क्या था? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मशीनरी, रोड्स नई जो बन रही हैं, फैक्ट्रियां, ये सब कैपिटल है। दूसरी फॉर्म कैपिटल की रेजिडेंशियल हाउसेस, न्यूली मेड हाउसेस, पुराने नहीं हमने कंसिडर करने, रोड्स भी नई, रिपेयर्स नहीं देखनी। स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स बाय रिटेल कंपनी, जैसे अल्फता स्टोर के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, जो चीजें बेच रहे हैं, वो सब उनका स्टॉक है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है जी? थ्योरी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एमईसी होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है जी? कैपिटल जो हमने एडिशनल लगाई है मशीनरी, वो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है उससे, 10%, 20%, कितना हमें कमा के दे रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हेंस इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम एमईसी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, को कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट रेट से। जब तक एमईसी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब रिटर्न ऑन कैपिटल एमईसी थोड़ा है और इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी। बराबर हुए तो ऑप्टिमम, हमने 2 पॉइंट इंटरेस्ट रेट लगा के कर लिए,
और एमईसी कर्व थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। जब हम ज्यादा कैपिटल लगाते हैं और लेबर कम है तो रेशियो डिस्टर्ब होती है और आउटपुट स्लो बढ़ती है। समझ आ गया मेरा बच्चा? अब ये एमईसी कर्व शिफ्ट भी होगा अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर चेंज होगा, मसलन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, फर्म्स वो लगाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एमईसी कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल, अगर प्राइस इंटरेस्ट रेट से ऑन द कर्व मूवमेंट थी, अगर प्राइस ऑफ कैपिटल मशीनरी सस्ती होती है तो एमईसी राइट पे शिफ्ट होगा, महंगी होगी तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, फर्म्स कम इन्वेस्ट करेंगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आप मुझे बताएं अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बुरी नजर आ रही हैं कंट्री में तो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट एमईसी किधर शिफ्ट होगा? बेटर स्किल्ड वर्कर अगर इकोनॉमी में आ गए हैं जो नई मशीनरी को बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट राइट पे शिफ्ट होगी। सबको मतलब समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? भाई टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो फर्म्स अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी पे इक्विप करती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। मतलब आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह आ गए हैं, अच्छी मशीनरी तो ले लें, दैट्स द थिंग। अब जी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के मॉडल्स अच्छी तरह समझिएगा, ये शायद आखिरी बार में इतनी डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन मैं इसके करवाता रहूंगा लेकिन जारी बात है जिस तरह आज कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कराऊंगा उतनी डिटेल में नहीं होगा। इज उम्मे कुलसूम इन द क्लास? इज फातिमा इमरान इन द क्लास? दोनों नहीं है तो लेट्स सी। पहला कर रहे हैं जी हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल इनकम। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल पहला हम देख रहे हैं तो वाई एक्सिस पे एई आएगा, एक्स एक्सिस पे वाई यानी नेशनल इनकम। हमने 45 डिग्री लाइन लगाई जिसका काम है इस कर्व को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। ऑल पॉइंट्स पे वाई एक्सिस पे जो एई है और एक्स एक्सिस पे जो वाई है वो बराबर होंगे। समझ आ गया ना? फिर जब हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व लगाया, ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये थोड़ा सा ऊपर स्लोप होता है बिकॉज कंजम्पशन एमपीसी पे बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स तो टोटली है ना हॉरिजॉन्टल बिकॉज वो है ऑटोनोमस। थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है कंजम्पशन की वजह से। आई थिंक वो बच्चा है, मैं उनको एंट्री दे दूं, एहसन तारिक। ओके, तो अब देखिए इस ग्राफ के मुताबिक मुझे बताएं जी वाई जीरो से पहले पहले क्या ज्यादा था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्चुअल वाला या 45 डिग्री लाइन जहां पे नेशनल इनकम हम देख रहे हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा था यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई से फर्म्स एक्सपैंड करेंगी। सी टू डी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई से फर्म्स एक्सपैंड करेंगी, आउटपुट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। समझ आ गया ये पॉइंट? ई जीरो रिवाइज करवा दूं? अच्छा जी, अब दोबारा देखें इसको। 45 डिग्री लाइन हमने क्यों लगाई? ठीक है, ताकि हम इस ग्राफ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें और हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर हो। फिर हमने असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व लगाया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, एम मेरे गलती से निकल गया एक्स, ठीक है। एमपीसी की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बाकी सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं। जितनी देर 45 डिग्री लाइन नीचे है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व से नीचे है, इसका मतलब है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी डिमांड इज ज्यादा आउटपुट से, सप्लाई से। सी टू डी पॉइंट के दरमियान गैप है वाई टू के ऊपर लेवल ऑफ इनकम पे। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, फर्म्स क्या करेंगी? एक्सपैंड करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, नेशनल इनकम वाई जीरो तक आ जाएगी बढ़ के। क्लियर हो गया? अब आप में से कोई मुझे बताए एट वाई वन क्या ज्यादा है, इनकम यानी सप्लाई या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी डिमांड? ए टू बी पॉइंट। हाँ हाँ बिल्कुल, इनकम को आउटपुट समझो, यहाँ पे आउटपुट भी तो नेशनल इनकम है ना। आउटपुट ज्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। अब श्रिंक होगी इकोनॉमी, सरप्लस ऑफ स्टॉक्स लगेंगे, प्रोडक्शन गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नेशनल इनकम वापस इक्विलिब्रियम पे खुद ही वाई जीरो पे आ जाएगी। ये इसका बेसिक इक्विलिब्रियम समझा था? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब इसमें चेंज कैसे आएगा, जैसे हम मल्टीप्लायर के डायग्राम में देखते हैं, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शिफ्ट हुआ ऊपर तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, आगे इक्विलिब्रियम बनेगा, और नीचे गया तो नेशनल इनकम कम होगी। समझ आ गया मेरा बेटा?
जी रास। अपवर्ड्स अपवर्ड्स, इसमें ऊपर नीचे होता है बेटे, प्रॉपर अप एंड डाउन। जैसे हम पूरा देखते आए हैं पीछे, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, एक्सपोर्ट्स का, वही कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर लिए ना सारे। अब हम नेशनल इनकम डिटरमिन करवा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे बेटे इसी को देखो, विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस मॉडल। इसमें हम क्या करेंगे, एज सीन इन द फिगर बिलो, हमने तीन इंजेक्शंस लगा दिए, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, और तीनों विड्रॉल्स, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स लगा दिए। ये जीरो से नीचे क्यों स्टार्ट हो रहा है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? विड्रॉल्स का कर्व, सेविंग की वजह से, शाबाश, जीरो इनकम पे भी डिस सेविंग करनी होती है। अम, अच्छा जी, अभी कोई बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इनको मैं बाद में करता हूँ। बेटे आई एम इन द क्लास, आई विल गेट बैक टू यू। उसके बाद जी, अब देखें Y1 पे क्या ज्यादा है, इंजेक्शन ज्यादा है या विड्रॉल्स? कितने अमाउंट से? मैं लेबल किया हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस देखो, वर्टिकल डिस्टेंस देखो, बी टू ए, बी, ठीक है। अब क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी क्योंकि इंजेक्शन ज्यादा है, विड्रॉल से नेशनल इनकम सर्कुलर फ्लो में बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इक्विलिब्रियम आएगा Y0 पे, जहां विड्रॉल्स इंजेक्शंस के बराबर। ठीक हो गया। Y2 पे क्या ज्यादा है आदम, विड्रॉल्स या इंजेक्शन? कितनी अमाउंट से? C to D। अब क्या होगा, विड्रॉल ज्यादा है, नेशनल इनकम गिरेगी, शाबाश, बोले बोले बोले, शाबाश, इकोनॉमी श्रिंक होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, हम वापस विड्रॉल बढ़ के Y0 पे आएंगे, इक्विलिब्रियम दोबारा, जहां इंजेक्शंस विड्रॉल्स के बराबर है। ये सारा हम पढ़ के आए थे पीछे, कोई कंफ्यूजन? बेटे बिल्कुल आएगा, मैंने आपको टेस्ट भी लिया हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर पे, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स में आज क्वेश्चन इसलिए करवाऊंगा आपको। लेट मी जस्ट फिनिश इट वेरी क्विकली और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखिए मेरे बेटा, अब ये नेशनल इनकम चेंज कैसे होगी, फर्ज किया इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो इंजेक्शंस कर्व किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड्स, इक्विलिब्रियम आगे आएगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, समझ आ गया? अच्छा जी, अगर विड्रॉल्स कम होती हैं, S+T M+M वाला कर्व किधर शिफ्ट होगा? अब इसमें राइट लेफ्ट बोलेंगे, सेविंग टैक्सेस, इंपोर्ट्स में लेट्स से टैक्सेस ज्यादा कम पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस कम किए हैं, तो किधर शिफ्ट होगा सेव ये कर्व विड्रॉल वाला? टू द राइट। नहीं, टू द राइट मेरा बेटा, विड्रॉल्स कम होंगी तो ये, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मुझे लगता है ये बने हुए में थोड़ा सा आपको इश्यू आ रहा है, तो क्योंकि यामीन की आवाज थी, तो अच्छे बच्चे को भी अगर कंफ्यूजन है तो लेट्स क्विकली डू इट। ये मैं बेसिक बना रहा हूँ आपके लिए, विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस मॉडल। माइक्स बंद रखें प्लीज। लेबल क्या करना है जी, विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन सिर्फ, और इधर नेशनल इनकम। ये मैंने लगा दी आपकी विड्रॉल्स, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, ये आपके तीनों इंजेक्शन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होते हैं। हाँ, कंजम्पशन क्यों लिख रहा हूँ इसमें, तो ऑटोनमस वाले लिखने हैं सारे। इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स, ये इक्विलिब्रियम बन गया, ये नेशनल इनकम बन गई। अब किसी वजह से इंजेक्शंस बढ़ते हैं तो नोट करो, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, I1 जी में चेंज नहीं था, सिर्फ एक्सपोर्ट्स, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के मैंने I1 रखे, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इक्विलिब्रियम यहाँ आया, नेशनल इनकम बढ़ गई, समझ आ गया? बेटे तीनों ऑटोनमस है ना, पीछे हमने क्या पढ़ा है, तीनों के तीनों हमने पढ़े थे, हमारी नेशनल इनकम से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है बेटे। फॉरेनर्स की इनकम से एक्सपोर्ट्स का रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट का ताल्लुक पॉलिटिकल रीजन से, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से है, नेशनल इनकम से नहीं है। लेकिन बाद में हम इसको, नहीं बेटे, ये यहाँ पे थे ना, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो ये ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसलिए इक्विलिब्रियम आगे चला गया, समझ आ गई? अब मैं विड्रॉल्स कम कर रहा हूँ ताकि नया इक्विलिब्रियम बना सकूं, यानी लेट्स से टैक्सेस ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट, सेविंग्स प्लस T1, टैक्सेस ज्यादा हुए, इंपोर्ट्स, अब इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है E2 पे, नेशनल इनकम विड्रॉल्स बढ़ने की वजह से कम हो गई। समझ आ गया बेटे, ये शिफ्ट्स हैं बस।
एनीवन जी। बेटे कंजम्पशन ओरिजिनल इंजेक्शन है जिसकी वजह से ही सर्कुलर फ्लो डेवलप होता है, तो उसको सेपरेट इंजेक्शन के तौर पे इकोनॉमिक्स ट्रीट नहीं करती केन्जियन थ्योरी के मुताबिक। राइट जी, ये वापस हम नोट्स पे आए। अब इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम समझ रहे हैं अगली बात, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। केन्जियन क्रॉस डायग्राम को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये क्या कहता है जी, एवरी इकोनॉमी हैज अ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने उसके assumptions में देखा था, पीपीसी उसका। इकोनॉमी में भी बिलो और अबव फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिलो क्यों होगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, और अबव क्यों होंगे अगर ओवर टाइम कर रहे हैं। अगर तो ये देखो, इस केस में ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व लगा हुआ था हमारा, ठीक है, और ये 45 डिग्री लाइन, अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैं बल्कि बना देता हूं ताकि ये एक बार फिर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। ये टॉपिक बच्चों को तंग करता है हर साल, अल्लाह करे इस पे क्वेश्चन आपको ना आए और आप लोग स्मूथ सेल करके घर आ जाओ। राइट जी, ये केन्स का क्रॉस डायग्राम है। राइट, मैं आपको एक चीज सिर्फ करवा दूं इसके अंदर, एई और इधर इनकम, ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। टेढ़ा सा लगे लेकिन कोई बात नहीं। वाई एफ, अगर हमारे पूरे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये हमने लगाई 45 डिग्री लाइन, इसके ऊपर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हर पॉइंट पे बराबर होगा इनकम के, दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एक्सेस वाले। अगर असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ए ई यहां पे हो रहा है इक्विलिब्रियम, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं, ना कोई इन्फ्लेशनरी गैप है ना कोई डिफ्लेशनरी गैप है। समझ आ गई मेरे बेटा? बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका पीपीसी ये है, स्ट्रेट लाइन। 45 डिग्री लाइन जिस पे हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल आउटपुट या इनकम के बराबर है, ये असल वाला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने लगाया। अगर ये वहीं पे क्रॉस कर रहा है जहां 45 डिग्री लाइन थी, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, ना कोई इन्फ्लेशनरी गैप है ना कोई डिफ्लेशनरी गैप है। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम में है। लेकिन रियलिटी में क्या होते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। अब देखो इस ग्राफ में वही अगेन 45 डिग्री लाइन, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा जो है ये है वाई एफ, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये वाला, ठीक है। लेकिन हमारा अगर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्चुअल है वो यहां पे है, ऊपर एईई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम वाला, ईई इक्विलिब्रियम, वाई ई, यहाँ पे इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है, चीजें ज्यादा बन रही हैं कंपेयर टू फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। हमें कितना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इन्फ्लेशनरी गैप कम हो, डी टू ई एफ। अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। ये दोबारा बना के दिखा दूं? दोबारा बनाता हूं, दोबारा बनाता हूं, डोंट वरी, लेट्स सी। ये आज रात लगा दो इसके ऊपर, इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट्स जस्ट लुक्स हॉरेबल, इट्स नॉट। राइट जी, इधर आ गया एई मॉडल हमारा है ये, और नेशनल इनकम। सबसे पहले आप फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, क्योंकि हमने इन्फ्लेशनरी गैप दिखाना है तो पहले यहां पे लगा दो वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। 45 डिग्री लाइन लगाई, जहां ये इसको कट करती वहां पे हमें होना चाहिए था इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ये ए ई इज इक्वल टू वाई आउटपुट। लेकिन हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, मैं वही लेबल करना चाह रहा हूं, ठीक है जी। हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है वो यहां पे है, ए ई ई, यानी इक्विलिब्रियम वाला, करंट इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। तो ओहो, एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूं, सारा ग्राफ मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई है। अगेन लेट्स ड्रॉ इट। मैं सारा ऊपर वाला भी मिटा रहा हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना आए। ये मेरे बेटे ए ई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम, ये हम इधर लगा रहे हैं जी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाई एफ, राइट। और ये 45 डिग्री लाइन, इसको मैं ऊपर तक कर लूं, यही मेरे से गलती हुई थी, इसको मैंने जल्दी खत्म कर दिया था, तो इसको ऊपर तक लगाना चाहिए हमें। ये हमारी 45 डिग्री लाइन। अच्छा जी, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व अब यहां पे है, इसके ऊपर तो ए इज इक्वल टू वाई हर पॉइंट पे ना।
ये है हमारा एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है 45 डिग्री लाइन से। इक्विलिब्रियम अब वाला वाई ई पे हम हैं, होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम। तो गवर्नमेंट को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डी टू ई एफ हमारा इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है और वाई ए टू वाई एफ पॉजिटिव आउटपुट गैप है। इकोनॉमी इज बियॉन्ड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर टाइम हो रहा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज मच हायर देन इट शुड बी, इसको नीचे शिफ्ट होना चाहिए ए ई फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जी मेरे बच्चों, अब समझ आया कि नहीं? आउटपुट गैप आप नीचे वाली आउटपुट लाइन से देखेंगे, इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप आप वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। कंफ्यूजन 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 बताइए, एनीवन जी? ओके, फिर आज क्या मसला आ रहा है, आप जरा मुझे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करवाओ। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला कर्व कौन सा है? हमारी वाई एफ, राइट। लेकिन हमारा करंट जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कहां पे है, जो असल वाला है एईई। इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है, फुल अपना हमारी 45 डिग्री लाइन से ईई पे ज्यादा आउटपुट बन रही है फ्रॉम व्हाट इट शुड बी। तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए कितना इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कितनी कम करनी पड़ेगी कि ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व नीचे शिफ्ट हो। डी टू ई एफ स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिजिकल पॉलिसी की वजह, हाँ, गलत जगह पे है ना, ओवरहीट हो रही है इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है, उसके रिजल्ट में बूम आएगा, फिर इन्फ्लेशनरी बहुत प्रेशर पड़ेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करो। आप इसको एडी लेवल कर दीजिएगा। जी मेरा बेटा। हाँ, आउटपुट गैप पॉजिटिव, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट गैप ज्यादा है ओवर टाइम पर, आगे हैं। और डी टू ई एफ पता लग रहा है एक्सपेंडिचर ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो उसको कम करो, ई एफ पे आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा सही जगह पे। ओके, मैं आपको एक बार फिर ये बना के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। अब देखो डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, इस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वाई एफ पे, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ए ई जीरो और इक्विलिब्रियम ई ई बन रहा है वो वाई ई पे है, तो डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप डॉग है। और कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं, ए टू ई एफ। आप समझ आ गया मेरा बेटा, कोई मुश्किल काम है इसमें? किसी को कंफ्यूजन प्लीज पूछ लें, अगर कोई बच्चा मैसेज टाइप कर रहा है तो वो भी मुझे बता दें। शाबाश, नो मसला। ये देखें बेटे, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती जब बच्चे को समझ ना आए, मुझे प्रॉब्लम तब आती है जब वो पूछे ना। ये साफ पता लग रहा होता है शक्लों से भी, आवाजों से कि उनको नहीं समझ आ रहा, बट जिद में नहीं पूछते, ईगो में आ जाते हैं। क्या ईगो बेटे, वी आर ऑल हियर टू लर्न। अभी मुझसे गलत नहीं बना, पहले क्या मैंने कहा कि यार मैं नहीं पढ़ाता आज, नहीं, डू इट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनकम। अब क्योंकि हमने डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप बनाना है तो अपने वाई एफ को आगे लगाओ, ठीक है ना। और 45 डिग्री लाइन को उसको कट कराओ, इस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम हमेशा बराबर होते हैं, आउटपुट वगैरह। तो जहां इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है वो है ई एफ, लेकिन हम कहां हैं, उससे नीचे ए ई कर लेते हैं इसको। ये हमारा करंट इक्विलिब्रियम है, तो हमारी आउटपुट नेगेटिव चल रही है, तो इसको डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप या नेगेटिव आउटपुट गैप बोलते हैं। अब गवर्नमेंट को इस लेवल पे लेके जाना है अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, इसको जब वहां लगाया ए, तो हमें इतनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, लेट्स से डी टू एफ। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? आउटपुट डिमांड से ज्यादा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाओ, ऊपर लेके जाओ एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। ऑल क्लियर? ये हो गया जी।
यही आप दिखाते हैं इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल से। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लगाएं वाई एफ। डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप दिखाने के लिए हमने इंजेक्शन था जे पे, इक्विलिब्रियम उससे पीछे बन रहा था विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस का वाई जीरो पे, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप वाई जीरो टू वाई एफ। कितना इंजेक्शन आए कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम आ जाएं ऊपर, जहां 45 डिग्री लाइन और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकट्ठे हो रहे हैं ई एफ पे, जे टू जे वन या ए टू ई एफ गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ गया? वही चीज डिफरेंट मॉडल्स में हम देख रहे हैं। आपको किसी एक मॉडल पे अपनी एक्सपर्टीज बनानी है जो आसान लगता है। बच्चों गॉट इट या नहीं? ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। ये आप बना लें बेशक, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल सबसे आसान। इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट का? वाई एफ पे, जहां लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जीरो था, राइट? लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम उससे पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू ई वन पे हो रहा है, वाई वन आउटपुट है। हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम वाई वन से वन वाई एफ तक जो नेगेटिव आउटपुट गैप है उसको पूरा कर सकें। ए टू ई एफ हमारा डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है। कोई आ, एक बेटे लॉन्ग रन का है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एक जो है शॉर्ट रन का। मैं भी आपको दिखाता हूँ। हम इस वक्त बना रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप वाला। इधर आ गए जी लेबल्स, अब प्लीज याद रखिएगा। ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला है, तो प्राइस लेवल रियल जीडीपी। ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको हम इस मॉडल के मुताबिक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बोलते हैं, ठीक है? जबकि ये हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स हैं। ये इक्विलिब्रियम, ये किसकी आवाज आ रही है? अच्छा जी, ये इक्विलिब्रियम। और हम यहाँ पे थे वाई वन पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये होना चाहिए था। हम कैसे बढ़ाएंगे अपनी एग्रीगेट डिमांड को? लेके आए, एक सेकंड में देख लूँ, थोड़ा लेबलिंग में फर्क है। यस, अपनी एग्रीगेट डिमांड को मैं इस पे लेके जा रहा हूँ दोबारा। हाँ, ये चीज लॉन्ग एग्रीगेट सप्लाई इसको यहाँ तक ले गया। हमें अपनी एग्रीगेट डिमांड को यहाँ तक लाना है, तो ई एफ और ए के बीच में हमें स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी वर्टिकल। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, एक बार फिर देखिए। ये है हमारा, ये वही चीज हम बस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल्स के थ्रू कर रहे हैं बेटे, और कुछ भी नहीं। प्राइस लेवल जीडीपी, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारा ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, जो परफेक्टली इनलास्टिक पार्ट होता है उसका। समझ आ गया? जबकि हमारे करंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहां पे इक्विलिब्रियम कर रहे हैं शॉर्ट रन में ई वन पे, तो आउटपुट है वाई वन। हमें जाना है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व को इतना शिफ्ट होना चाहिए ना 81 तक। तो दोनों को ए से लेके ई एफ तक स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, दैट्स ऑल। कोई एक मॉडल पे प्रैक्टिस कर लें, किसी एक मॉडल पे प्रैक्टिस कर लें। प्राइस बढ़ रही है ऑफ कोर्स, ये देखिए, ठीक हो गया। आई वुड सजेस्ट आप विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल करें, सबसे आसान। शाबाश, सबसे आसान मॉडल है विड्रॉल इंजेक्शन वाला। उप्स उप्स उप्स, ये क्या है, कैंसिल करें इसको, और ये वापस चले गए जी। अब आते हैं हम ये यू नो पॉजिटिव आउटपुट गैप वाला या डिफ्लेशन इन्फ्लेशनरी गैप वाला। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम था फुल एम्प्लॉयमेंट पे पीछे, लेकिन हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं एडीएस हमारा, तो हमें एग्रीगेट डिमांड को पीछे शिफ्ट करना है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए। समझ आ गया? या ये भी बना के दिखा दूं एक बार ताकि टोटल क्लैरिटी आ जाए। ओके, वेरी गुड। ये वाला, ओके, ऑलराइट। मेरे बेटा, आप मुझे बनवाओ साथ साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो। सबसे पहले रास लेबल करवाएं, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व मॉडल है, तो क्या लेबल होने चाहिए? जीडीपी, शाबाश जी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा अब पीछे है,
ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। लेकिन हमारे करंट इक्विलिब्रियम एडी और एएस का शॉर्ट रन का यहां पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वन कर लेते हैं इसको। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से हम आगे हैं वाई वन पे। ये पॉजिटिव आउटपुट गैप है। हमें कितनी एग्रीगेट डिमांड कम करनी चाहिए? यहाँ पे जहां वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम बनाए फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, दैट्स इट। कितना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए? ई वन से लेके ए तक, ठीक है ना। चले शाबाश। जिन्हें नहीं आ रहा एक बार वीडियो देखना बेटे, कुछ भी नहीं इसमें ना। मेरे ख्यालात गलत साबित हुए कि मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर करके हम क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं सिर्फ मॉडल ही होंगे। मल्टीप्लायर, ठीक है जी। when an increase in injection या withdrawal causes a greater change in national income than the original injection। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी इंजेक्शन आया नेशनल इनकम में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स में, किसी में एक में भी आउटपुट या नेशनल इनकम ज्यादा बार बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला है उसका, के कहते हैं मल्टीप्लायर को, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इंजेक्शन। एग्जाम्पल से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की कंपनीज ने और नेशनल इनकम बढ़ी 500 मिलियन से, तो चेंज इन इनकम आया 500, चेंज इन इंजेक्शन आया 100, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर। $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी में 500 मिलियन का इंजेक्शन दिया। ये समझ आ गई बात? यहाँ पे रीजन हम बाद में समझते हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ईच स्पेंडिंग कॉजेज इनकम्स। जब 100 मिलियन की फर्म ने इन्वेस्टमेंट की है, तो जिनसे उन्होंने मशीनरी खरीदी होगी, चीजें खरीदी होंगी, लेबर हायर की होगी, उधर इनकम जनरेट हुई 100 मिलियन की, ठीक है, पहले राउंड में। अब लेट्स से इस इकोनॉमी में एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, हर डॉलर का 0.8 यानी 80 सेंट दोबारा कंज्यूम होता है और 0.2 लीक आउट कर जाता है। तो पहले 100 मिलियन की इनकम्स बनी, उसमें से अगले राउंड में 80 मिलियन दोबारा स्पेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में 80 मिलियन का 0.8, 64 मिलियन दोबारा स्पेंड हो जाएगा। ये होता रहेगा हद तक इनिशियल इंजेक्शन विदड्रॉ कंप्लीटली ना हो जाए। जितनी एमपीसी ज्यादा उतना मल्टीप्लायर ज्यादा। समझ आ गई बात या नहीं? वो विड्रॉ हो जाएगा। सेव अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें सारे विड्रॉल, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट शामिल होंगे। 2 सेक्टर तो खाली सेविंग होगा। समझ आ रही है? अच्छा, मैं आपको जरा आसान बात बताता हूँ। आप में से कोई जब भी पाकिस्तान की किसी शॉप के ऊपर 100 रुपया खर्च करता है, जितनी एमपीसी है ना पाकिस्तान की, उसके हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। कंजम्पशन से भी, इन्वेस्टमेंट से भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी और एक्सपोर्ट से भी, कोई भी इंजेक्शन हो। क्योंकि आपका 100 रुपया दुकानदार की इनकम बना, उसने 20 रुपए कहीं और विड्रॉ कर दिए, 80 रुपए कहीं और स्पेंड कर दिए, अगले बंदे ने 80 में से 64 रुपए स्पेंड कर दिए, तो ये वो इंडिविजुअल से लेके पूरी इकोनॉमी पे सेम इफेक्ट आ रहा होता है। बेटे समझ आई बात कि नहीं? यस बेटे। जब तक वो वैसे बिल्कुल फ्रैक्शंस में रह जाती है, टोटली विड्रॉ नहीं होती, लेकिन हम अज्यूम करते हैं विड्रॉ होगी। जी रास। जी। अब आगे जी फॉर्मूला, इन एडवांस मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का। आपको एमसीक्यूज में इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आएगा। के इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी, या अगर विड्रॉल्स दी हुए तो 1/स्ट्रेट एमपीडब्ल्यू। मसलन जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लायर, एमपीसी था 0.8, मुझे कैलकुलेट करवाओ 1/, कैसे करेंगे? 1/(1 - 0.8), 0.2 हो जाएगा। 1/0.2, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर आ गया। इसमें विड्रॉल कितना था? 0.2, क्योंकि 0.8 कंज्यूम हो रहा था। 1/0.2, वो भी मल्टीप्लायर 5 आएगा। समझ आ गई मेरे बच्चों? एनीवन, एनी स्ट्रगल? हसान, एवरीवन क्लियर? ओके ओके। अब मेरा बेटा, वही मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई जो भी आप लोगों से पूछा था। अगर लेट्स से, अब इसमें याद रखना, हायर द एमपीसी मोर द मल्टीप्लायर इफेक्ट, लोअर द एमपीसी लोअर द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर एमपीसी इस इकोनॉमी में 0.5 होती, कितनी बार मल्टीप्लायर इफेक्ट आता? 1/1 - 0.5। कितनी बार होता? 2। बिल्कुल सही, 1/0.5, 2 टाइम्स ओनली।
बेटे नहीं, आपने गलत बोला था, इसने 5 बोला है। 0.5 सिर्फ कंज्यूम हो रहा है, 0.5 विड्रॉ हो रहा है, तो सिर्फ दो सीरीज ऑफ इनकम जनरेट होंगी, 1/1 माइनस 0.5 यानी 1/0.5, 2 टाइम्स मल्टीप्लायर, दैट्स ऑल। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, अब देखें, जितनी एमपीसी ज्यादा, मेरा नीचे वाला ग्राफ जरा खोजा सा बन गया था, लेकिन पहले वाले में देखो इंजेक्शन आया एई से AE1 पे, ए टू बी का सिर्फ इंजेक्शन था और नेशनल इनकम Y0 से Y1 तक बढ़ी, मल्टीप्लायर इफेक्ट। नीचे वाले में एमपीसी मैंने ज्यादा की, उसको वर्टिकल किया एई कर्व को और AE1 को, इंजेक्शन छोटा है और मल्टीप्लायर Y0 से Y काफी बड़ा है। ये दोबारा बना के दिखा दूं? वैसे आपने टेस्ट वगैरह में काफी अच्छा बनाया था, कहते हो दोबारा बना दूं? श्योर मेरा बेटा, लेट्स सी। ये देखें, इसमें भी हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल यूज करना है, तो इसी भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मल्टीप्लायर में भी यही है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल पे अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इसके अंदर बेटे एई, नेशनल इनकम, ठीक है। अब आपने 45 डिग्री लाइन लगाई सेंटर में और उसको बता दिया कि हर पॉइंट पे AE इज इक्वल टू आउटपुट Y। मैं जरा स्टीप सा बना रहा हूं, ये मेरा पहला है, AE0 इक्विलिब्रियम बना यहां, और नेशनल इनकम यहां पे। अब मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, ऊप्स मेरे उससे भी ऊपर निकल गया 45 डिग्री लाइन से, यहां इक्विलिब्रियम बना। देखो इंजेक्शन सिर्फ था A टू B, और मल्टीप्लायर देखो Y0 से Y1, नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ी है क्योंकि मैंने इसको स्टीप बनाया है। समझ आ गया मेरा बच्चा? ओके, बड़ा डिसहार्टेडली बोला लेकिन चले मान लेते हैं। ये हो गया जी, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। assumptions या limitations और मल्टीप्लायर लिखना जरूरी होता है ऐसे में। there is only autonomous investment, no induced investment। एमपीसी कांस्टेंट है, हम अज्यूम कर रहे हैं मुसलसल, टाइम लैग्स नहीं है, इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है स्पेंडिंग, इससे मजीद सीरीज फॉरन जनरेट हो रही है, रियलिटी में टाइम लैग्स हैं। बहुत बड़ी अजम्पशन कि ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, प्राइस लेवल कांस्टेंट है, वही केन्स की जो अजम्पशंस थी। इकोनॉमी इज करंटली ऑपरेटिंग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है वरना मल्टीप्लायर नहीं आएगा। समझ आ गया मेरा बच्चा? कोई यहाँ पे एक्सेलरेटर समझ तो लो ना बेटा, आपने जाना है चले जाएं, मैं क्लास तो कंप्लीट करूँ ना अपनी। एक्सेलरेटर आखिरी टॉपिक इसका। एक्सेलरेटर क्या है जी? इंड्यूस्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक था वो जो एमईसी पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे, परफेक्टली हम ऑटोनोमस उसको बनाते थे इन्वेस्टमेंट को। ये उसका दूसरी थ्योरी है। जैसे कुछ बच्चों ने कहा सर इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम से बढ़ती नहीं है, बिल्कुल वही बात। इंड्यूस्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो बार लिखा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम। अगर ये याद कर लीजिएगा, इफ नेशनल इनकम राइजेस एट अ फास्टर रेट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, एक्सेलरेटर आएगा। लेकिन अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो स्लोअर रेट पे, पहले 4% पे बढ़ रही थी, इस साल 2% पे बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। बेसिक ग्राफ में इन्वेस्टमेंट I0 से I1 पे जा रही है, जब नेशनल इनकम Y0 से Y1 पे गई। अब ये हमने एक एग्जांपल लिया था, एक मशीन 10 यूनिट बना सकती है। पहले साल कंज्यूमर डिमांड को हम नेशनल इनकम से रिलेट कर रहे हैं। 80 यूनिट्स कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे थे, कितनी मशीनें चाहिए थी? हर मशीन 10 बना सकती है, 8 मशीनें रिक्वायर्ड थी। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एक, यानी डेप्रीशिएट कर जाती है एक मशीन साल में, फारिग हो जाती है, तो एक इन्वेस्टमेंट हमने की पहले साल। अब जरा देखो एक्सेलरेटर इफेक्ट, अगले साल कंज्यूमर डिमांड बढ़ी 80 से 100 पे, कितने परसेंट? 20 यूनिट और डिमांड हुई है ना, 20 डिवाइडेड बाय चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, 20/80 टू 100, 25% कंज्यूमर डिमांड बढ़ी है। हमारे पास शुरू में मशीन्स थी 8, अब चाहिए 10, एक डेप्रीशिएट हो जाती है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 2, रिप्लेसमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 1 से 3 पे गई। नोट करें कंज्यूमर डिमांड 80 से 100 पे गई है, यानी 25% बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट 1 से 3 पे गई है, कितने परसेंट? 2 चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 1 इनटू 100, 200%। ये है एक्सेलरेटर। समझ आ गई बात? नेशनल इनकम तेजी से बढ़ी, एक्सेलरेटर आया। थर्ड ईयर में 100 से 160 पे गई है कंज्यूमर डिमांड, 60% बढ़ी है कंज्यूमर डिमांड, नेशनल इनकम। मशीनें थी 10, अब चाहिए 16, हर मशीन 10 बनाती है, एक डेप्रीशिएट होती है, तो 6 इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, 1 रिप्लेसमेंट यानी डेप्रीसिएशन, इन्वेस्टमेंट 7 पे गई। अब
नेशनल इनकम बढ़ी थी 25% से ज्यादा, अब 60%। और इन्वेस्टमेंट 3 to 7 मीन्स चार चेंज था, 4/3 into 100, 133%। तो 60% नेशनल इनकम बढ़ी, 133% इन्वेस्टमेंट बढ़ी। अब आखिरी हिस्सा कि अगर नेशनल इनकम स्लो बढ़े तो इन्वेस्टमेंट गिरती है, उसको भी प्रूव करते हैं। कंज्यूमर डिमांड 160 से 180 पे गई, कितना चेंज? 20/180 into 100, जितना भी है, को 12% है। मशीनें 16 थी, अब चाहिए 18, एक रिप्लेसमेंट चाहिए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 2, 3 अब इन्वेस्टमेंट है, 7 से 3 पे आ गई, इन्वेस्टमेंट गिर गई। ऑल क्लियर मेरे बेटे? अच्छा, जी मेरे बेटा। बेटे बताना होगा ना आपको, ज़ाहिर बात है। क्या मसला है? परसेंटेज कैलकुलेट कर, इसको याद ही कर लें बेशक। आपने सिर्फ ये याद करने हैं 80, 10, 100, 160, 180, बाकी तो खुद ही बन रहा है ना उससे। पहला बस कॉलम याद करना है, कंज्यूमर डिमांड वाला। बाकी सब उसी से कैलकुलेट हो रहा है, कितनी मशीनें चाहिए, कितनी डिप्रीशिएट हो रही है, उसी से कैलकुलेट हो रहा है। ओके जी, इसकी लिमिटेशन क्या है? अगर फर्म के पास पहले ही स्पेयर कैपेसिटी थी, अनयूज मशीनरी वगैरह, उन्हें मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास वो पुरानी कैपेसिटी यूज करना शुरू हो जाएंगे, एक्सेलरेटर नहीं आएगा। अगर वर्कर्स को ट्रेन कर दें, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएँ, तो पुरानी मशीनरी से ही वो ज़्यादा चीज़ें बना लेंगे, नेशनल इनकम की डिमांड को मीट कर लेंगे जो बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी उसके अलावा नहीं, इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल इक्विपमेंट। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, पुरानी मशीनरी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, उसको चीज़ चंद पुर्जे लगा के, कंप्यूटर लगा के, एक्सेलरेटर नहीं आएगा। आखिरी चीज़ जी, व्हेन एन इकोनॉमी, इनका रिलेशनशिप, ये इसमें वो पूछता है, एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप। जब भी इकोनॉमी बूम की तरफ जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, नेशनल इनकम तेजी से बढ़ती है। उसके रिजल्ट में नेशनल इनकम जब तेजी से बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट फर्म्स करेंगी, उससे एक्सेलरेटर इफेक्ट आएगा। एक्सेलरेटर की वजह से इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड फिर तेजी से बढ़ी, कई गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। तो सम अप मल्टीप्लायर कॉजेज एक्सेलरेटर एंड एक्सेलरेटर कॉजेज मल्टीप्लायर। एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं अब यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बहुत टीडियस सी क्लास हो गई है। नो क्वेश्चन? नहीं, ये रुकता ही नहीं है। इट्स लाइक चिकन एंड एग, इट कीप्स ऑन हैपनिंग।